वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित करंट अफेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर जो है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका जो न्यूज है वो न्यूज को यूपीएससी के पॉइंट से या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़े। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, समय बहुत कम है तो ज्यादा हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, लेकिन अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले पहला न्यूज हम आपको लेकर के आ रहे हैं। द फर्स्ट न्यूज, अगर मैं फर्स्ट न्यूज की बात करें तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। 6 फरवरी का न्यूज है। कहता है, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे होंगे, 6 स्टेट रिजॉल्व अगेंस्ट टू यूजीसी टू न्यू ड्राफ्ट रेगुलेशन। अब इसमें क्या है, इसको हम समझिए। इसको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट में यह है कि अभी क्या हुआ कि 6 राज्य इंडियन स्टेट में 6 ऐसे स्टेट हैं, मिनिस्टर फ्रॉम 6 स्टेट ज्वाइंट रिजोल्यूशन में इन लोगों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के रेगुलेशन 2025, क्योंकि आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन एक्ट 2025 आया और उसमें 6 राज्यों ने इसे अपोज किया। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधारित जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर जो ग्रांट किया था उसको 6 राज्यों ने अपोज किया। बोला कि भैया ये नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए भाई? बोला इसके हाइलाइट्स को थोड़ा समझो, क्यों नहीं चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने तो कहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन बना हुआ रहना चाहिए। आपने कहा था कि फेडरेशन को मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? आप यूजीसी को आप अपने अंडर में करोगे, आप रिक्रूटमेंट करेंगे। अभी तक गवर्नर के द्वारा रिक्रूटमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। यही काम 1905 के पहले किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर के आया था। यूनिवर्सिटी पर उसने अपना कंट्रोल, क्योंकि वो जानता था कि सारी क्रांति कॉलेज से शुरू होती है। यहां पर भी ये 6 स्टेट ने इसको अपोज किया। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, ये खास करके 6 राज्यों ने साफ साफ इसको अपोज कर दिया। वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, इसको एग्जामिन करेंगे इस ड्राफ्ट को। साफ साफ में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, उन्होंने कंसर्न इस बात का है कि आप जो है स्टेट की ऑटोनॉमी और फेडरलिज्म को वायलेट कर रहे हैं। स्टेट की जो स्वतंत्रता है यूजीसी को लेकर के, उसको वाइस चांसलर को उसकी स्वतंत्रता को, क्योंकि अभी तक वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नमेंट के हाथ में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हाथ में होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फंड्स और मैनेज यूनिवर्सिटी, ये सब लोग इनकी उसकी शक्तियों को कम की जा रही है। साथ में हायर एजुकेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, सेंटर का आर्गू ये भी है कि सेंटर क्या कर रही है कि अपनी आइडियोलॉजी को यूजीसी के रेगुलेशन के माध्यम से इंपोज करने वाली है। तो जाहिर सी बात है 6 राज्यों ने कहा कि हम आपकी जो रेगुलेशन उसको हम नहीं मानेंगे। साथ साथ में उसने स्टेट के साथ उसने कंसुलेशन भी नहीं किया। फेडरलिज्म में तो कहा जाता कि सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर के काम करेंगे, तो आपने स्टेट से कंसुलेशन भी नहीं किया। एक कलेक्टिव कंसुलेशन होना चाहिए था इंप्लीमेंटेशन होने से पहले। और साथ साथ में कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टी जो है सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्टी जो पहले बीजेपी के अलाई हैं, लेकिन वो भी उसको ऑब्जेक्शन कर, जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी वो भी अपोज कर रही है, बिहार में आपका जेडीयू और एलजेपी वो भी अपोज कर रही है, महाराष्ट्र ने उससे ज्वाइन किया है आपका, लेकिन वहां पर भी टेक्निकल इश्यूज फेस किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो यूजीसी ड्राफ्ट है, इस यूजीसी ड्राफ्ट को क्या किया जा रहा है? राज्यों के द्वारा अपोज किया जा रहा है। अब समझो, यूजीसी के चेयरमैन एम जगदेश कुमार जो है ये कहते हैं कि रेगुलेशन का मकसद है ट्रांसपेरेंसी को लाना। रेगुलेशन का मतलब हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी। लेकिन यहां पर यूजीसी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बेसिस के आधार पर ये बातें कही है। तो कहीं ना कहीं यूजीसी को कंट्रोल, स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब आपके एग्जाम में जीएस सेकेंड में एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछ सकता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पूछ सकता है, फेडरलिज्म, ऑटोनॉमी, ये सारे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस पर यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगी कि एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन द फेडरलिज्म और स्टेट ऑटोनॉमी इन इंडिया। ये आपकी यूपीएससी में प्रश्न आ सकता है मेंस के तौर पर। चाहे तो आप भी इसको राइट करें, राइट करके आप भेज सकते हैं, आप है ना, उस पर भेज सकते हैं आप, या मुझे rraj8394 इंस्टाग्राम पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। वहां पर फॉलो करने के बाद आपको वहां पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। सेकंड देखो, ट्रंप साहब। अब कहानी ट्रंप साहब का। ट्रंप के बिना आजकल न्यूज सुना सुना सा लगता है। ट्रंप नहीं तो न्यूज नहीं। करंट अफेयर
न्यूज़पेपर खाली सा महसूस होता है। तो ट्रंप ने फिर से रोज कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। आज उन्होंने ट्रंप वोज टू टेक ओवर गाजा स्ट्रिप एंड रिसेटल पैलेस्टीनियंस कर सकते हो। अब यहां पर ट्रंप ने फिर से एक बार एक तरीके से प्रतिज्ञा किया है। तो उसने कहा है कि यूएसए पॉलिसी को शिफ्ट करना चाहता है। इजराइल और पैलेस्टीनियंस जो कन्फ्लिक्ट है उस इस समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले यहां पर समझिए कि ये क्या है टेक ओवर, ये क्या है, ये आपका टेक अवे की, इसको समझते हैं। पहला, अब देखो, सबसे पहला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रपोज किया है यूएसए विल टेक कंट्रोल ऑफ गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करेगा और डिसमेंटल अनएक्सप्लोडेड बम ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह भी कहा कि जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जो पहले हुआ करता था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। पहले अमेरिका ही तो इन सभी चीजों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। अमेरिका ही आज कह रहा है कि ये समस्या का समाधान करेंगे, ये कह रहा है कि रीसेटलमेंट करेंगे, गाजा के लोगों को परमानेंट रीसेटलमेंट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि इन सभी को रीलोकेट किया जाएगा गाजा से। इन सभी को जितने भी नेबर स्टेट है, नेबरिंग अरब स्टेट है, जैसे जॉर्डन हुआ, इजिप्ट होगा, वहां पर भेजा जाएगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा, है ना। हालांकि पहले भी अरब के लीडर ने इस बात को मना किया है। अरब के लीडर ने कहा कि क्यों भाई, ये मेरा संप्रभुत्व है, मेरी जमीन है, मैं छोड़कर के क्यों जाऊंगा, है ना। तो इस चीजों को लेकर, और साथ साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बोल तो दिए, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा कि नहीं होगा। अब उनके इस स्टेटमेंट से ये भी है कि आप फोर्सिबल से डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, यानी वॉर क्राइम है एक तरीके का। इंटरनेशनल लॉ में कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर, है ना, उसको आप शिफ्ट करते हैं तो ये वॉर क्राइम है आपका। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न अलाइज और यूनाइटेड नेशंस के भी नियमों का आपको हनन कर रहे हैं। हालांकि इस पर खास करके जो इजराइल के लीडर हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सही बोल रहे हैं, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। वो कह रहे हैं कि भाई बॉक्स से बाहर होकर सोच रही है। वेलकम किया उनके प्रपोजल को। भाई वो तो मानेंगे ही, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जियो पॉलिटिक्स क्या कहता है? जियो पॉलिटिक्स कहता है कि अरब जो स्टेट है, जैसे इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, ये नेगेटिवली जो है उसको रिएक्ट कर सकती है कि आप जबरदस्ती आप रीसेटलमेंट कर सकते हो। अमेरिका जो है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात कहा था, लेकिन यहां पर भी फोर्सफुली जो है इसको इंपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रंप साहब बोल तो दिए, लेकिन सही नहीं है। ये जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही होगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? डिस्कस द इंप्लीमेशन ऑफ यूएसए इंटरवेंशन ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तीसरा न्यूज है, इसको पढ़ो। तीसरा है आपका सेंसस को लेकर। 2021 में सेंसस होने वाला था, 2011 में लास्ट टाइम हुआ था, बहुत ज्यादा देर हो गया। अब देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो यहां पर देर तो हो चुका है भैया। सो यहां पर देख सकते हो कि बर्थ और डेथ किस प्रकार से पेंडिंग है। ये होने वाला था 2021 में, अभी तक नहीं हुआ। तो डिकेडल सेंसस ऑफ इंडिया में आप देख सकते हो, तो 2021 में कंडक्ट होने वाला था, अभी तक डिले हो चुका है। यूनियन होम मिनिस्टर 2020 में वो डेटा रिलीज करने वाले थे, बर्थ और डेट का डेटा रिलीज करने वाले थे, वो भी नहीं रिलीज हुआ आपका। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। पहला प्रॉब्लम कि वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडियन बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्री सिस्टम के बेसिस के आधार पर ये बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ अक्रॉस इंडिया। उसी प्रकार से ये रिपोर्ट जो है हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, आप मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, एजुकेशन से रिलेटेड 2020 में भी डेटा चाहिए। डेटा चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए, डेटा चाहिए आपको स्कीम प्रोग्राम चलाने के लिए, डेटा चाहिए क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के बेसिस के आधार पर। ये आपका रिपोर्ट मेडिकल सर्टिफिकेशन कॉजेज ऑफ डेथ का कारण बनेगा आपका इनसाइट। ये तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंसस बहुत जरूरी है, बहुत सारा चले। आप कोविड-19 के दौरान जो है शुरुआती में काफी दिक्कतें हो रही थी, पॉलिटिकल डिमांड था कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। फर्स्ट डिजिटल सेंसस की बात कही गई थी, 30 लाख से ज्यादा भी ट्रेनिंग भी दिया गया। यूनियन बजट 2025-26 में सेंसस के बारे में नो सेपरेट बजट अलोकेशन नहीं किए गए। नई तरीके के डेवलपमेंट है, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट अमेंडमेंट एक्ट 2023, 1 अक्टूबर 2023 के सारे बर्थ और डेट मस्ट बी डिजिटली रजिस्टर्ड होगा आपका, और इस ऐप पर आपका वो भी नहीं हुआ आपका। आप ये भी कहा गया कि
जो आप यहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक ये जो कास्ट सेंसस है उसको कास्ट सेंसस उसको भी करेगा ताकि समस्या का। और सेंसस क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए ताकि प्रॉपर तरीके से पॉलिसी प्लानिंग कर सके, वेलफेयर प्रोग्राम चला सके, बजट का एलोकेशन कर सके। जरूरी इसलिए है इकोनॉमिक सोशियल डेवलपमेंट किया जा सके। जरूरी इसलिए भी है कि सारी समस्या का समाधान वेलफेयर स्कीम से लेकर पॉपुलेशन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारे जितने भी चीजें हैं इसी सेंसस के बेस के आधार पर होता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है और सरकार को इस चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी ये काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 6 पर है आर्मीज फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम इन कलकत्ता सेट टू नॉन एज ए विजय दुर्ग। आपको पता होगा फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम सुना होगा या फोर्ट विलियम का नाम सुना होगा, तो उसका नाम दिया जा रहा है, उसको विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। तो अभी क्या है, इन सिग्निफिकेंट मूव टू एलिमिनेट कॉलोनियल्स एरा इन्फ्लुएंस इन इंडियन आर्म्ड फोर्स, फोर्ट विलियम इन कलकत्ता एंड हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड हैज बीन रीनेम विजय दुर्ग। विजय दुर्ग के नाम से इसको रखा जाएगा। अब ये इनका मकसद ये है कि जितने भी कॉलोनियल एरा के जो नाम है ना, उस नाम को मिटा करके उससे मुक्ति हम पाएंगे। अभी भी हम गुलामी की जंजीरों में नहीं जीना चाहते, जो अंग्रेजों ने बना रखा है उसी अंग्रेजों की मानसिकता के अनुसार नहीं जीना चाहते हैं। तो यहां पर रीनेम करने की बात कही गई है। फोर्ट विलियम को क्या रखा गया? विजय दुर्ग रखा गया। ओरिजिनली नेम दिया गया था किंग विलियम थर्ड, इंग्लैंड का राजा हुआ करते तो उनके नाम पर दिया गया था। 1781 में ब्रिटिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। अब इसका नाम क्या होगा? विजय दुर्ग फोर्ट होगा। अब विजय दुर्ग फोर्ट नेम इंस्पायर्ड है किससे? सिंधु दुर्ग कोस्ट महाराष्ट्र में है, जहां से महाराष्ट्र की नेवल बेस्ड छत्रपति शिवाजी के द्वारा शुरू की गई थी, उसके आधार पर। उसी प्रकार से किचनेर जो हाउस है उसका नाम रखेगा मानिक शाह हाउस, क्योंकि मानिक शाह जो है फील्ड मार्शल मानिक शाह हुआ करते, इंडिया का पहला फील्ड मार्शल 1971 में इंडो पाक वॉर के द्वारा हीरो, उनके नाम पर। उसी प्रकार से सेंट जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी गेट के नाम से पड़ेगा, शिवाजी गेट के नाम से पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी के नाम से, जो हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए आपका। तो हमारी जो मोदी सरकार है वो गवर्नमेंट ने ये शुरुआत किया है कि हम लोग इंडिजिनियस हम लोग करेंगे, इंडियंस नाम रखेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कॉलोनियल एरा के जो प्रेस्टीज है उसको खत्म किया जाए और हमें लेकर के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम मेंटलिटी ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी वाली मानसिकता है उस मानसिकता से आजादी हमें मिलेगी। तो मार्च 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा था इस चीजों पर कि हमें कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम में, वेपन में भी इसको इंडिजिनियस करना होगा, हमें डॉक्ट्रिन, प्रोसीजर, कस्टम, इन सभी चीजों को भी चेंज करना होगा। यहां तक कि और भी बड़े कदम उन्होंने मिलिट्री में उठाए थे, जैसे न्यू रैंक स्ट्रक्चर लेकर आने की बात कही, आपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को रीनेम करने की बात कही। उसी प्रकार से डिफेंस इक्विपमेंट को भी आत्मनिर्भर भारत के तहत पर, जैसे तेजस फाइटर जेट है, अर्जुन टैंक हुआ, अग्नि मिसाइल्स हुआ, इन सभी चीजों पर। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड द लास्ट एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एडिटोरियल को डिस्कस किया है कि बजट दैट इज मोस्टली गुड बट विथ वन रॉन्ग मूव। बोला बजट ज्यादातर बहुत बढ़िया है लेकिन कुछ ऐसे स्टेप हैं जो गलत है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट 2025-26 को फोकस किया गया है ग्रोथ एक्सेलरेशन, फिजिकल कंसोलिडेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए ताकि हमारा भारत देश जो है ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। नॉमिनल जीडीपी देखा गया कि 10.1% है, साथ साथ में टैक्स कंसेशन दिए गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको चलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल क्या रहा है। मैं आपको बता दूं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है 2025 से 26 में 10.1 है, वहीं पर रियल जीडीपी 6.3 से 6.8% की बात कही गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लास्ट ईयर के तुलना में 24-25 में 1.03 लाख करोड़ बढ़ाया गया है, यानी कि कह सकते हैं 11.1 लाख करोड़ के आसपास। क्वालिटी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2020-21 में 10 पॉइंट के साथ इंप्रूव हुआ 25-26 तक के बीचों में। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इस बार की गई, यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा इस चीज पर, चाइना और अमेरिका की तरह, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं दिए गए हैं। टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड की बात करो तो इस साल जो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हुआ। 2023-24 में 13.55% ग्रोथ था, 24-25 में 11.2% ग्रोथ था टैक्स कलेक्शन का, वहीं पर 2025-26 में 10.8 के साथ डिक्लाइन हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात करें, उसकी शेयर की बात करें तो
21-22 में ये 52% था, अभी 25-26 में 59%। तो इसकी शेयर में भी आपको पर्सनल इनकम में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि 23-24 में 25.4% है, वहीं पर 24.25 में 20.3%, लेकिन 2025 से 26 में 14.4%, ये भी टैक्स कंसेशन के कारण से आया। वहीं पर कॉर्पोरेट इनकम की बात करें तो 24-25 में 7.6%, उसी प्रकार से 25-26 में 10.4% भी देखने को मिला। जीएसटी रेवेन्यू की बात करो तो 23-24 में 12.7% है, ये घट करके 25-26 में 10.9% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करो तो आरबीआई का डिविडेंड और पीएसयू से 3.25 लाख करोड़ रुपया हम लोग ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने सब कुछ तो ठीक किया, लेकिन थोड़ा सा अभी भी आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 24-25 में 14.6%, इससे घटा करके 14.2% कर दिया गया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी 10.1 और 7.6 की बात कही गई है। एफआरबीएम से लेकर इन सभी चीजों के एक्सट्रीमली बहुत सारी कमियां भी रह गई है, टाइमलाइन नहीं दिखाया गया, बताया गया। पॉजिटिव बातें क्या है? पॉजिटिव ये है कि रियलिस्टिक जीडीपी इस बार है। दूसरी बात है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ाने की बात कही गई है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लेकर के आया गया, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसे लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है, अभी फिस्कल डेफिसिट रोड मैप भी आपको क्लियर नहीं है, और स्लो एडॉप्शन ऑफ एआई। तो ये कुछ कमियां जो इसमें, तो कमियां तो थोड़ी रहती है, थोड़ी तो कमियां देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख आपका आज का न्यूज था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।